हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरो है चैप्टर 4 वे आंखें, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति के विषय पर कविता लेखन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कोसानी गांव में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों के पश्चात उनकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था और उनका नाम गुसाई दत्त रखा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के ही एक विद्यालय में हुई थी। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी चले गए और वहां के जय नारायण हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के मेयो सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु बीच में ही पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता था। हिमालय के शिखर, पक्षियों का कलरव, चीड़ के पेड़, कत्यूर घाटी और उनके साथ साथ दादी की कहानियां, ये सभी उनके बचपन के साथी थी। प्रकृति की छांव का ही असर था कि वे बचपन से ही कवि रहे थे। जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा गए तब शहरी सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदला। वे लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम गुसाई से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। वे नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बाल लंबे घुंघराले रख लिए। आगे चलकर उन्होंने अपने लेखन के लिए कई पुरस्कार एवं उपाधियां भी पाई, अर्थात उनको उपाधियां दी गई। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि के क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने रूपा नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसका विषय था प्रगतिवाद। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, चितंबरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1973 ईस्वी में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो उनकी कविता है वे आंखें, उस कविता का सारांश क्या है? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम से ली गई है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह एक प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में कवि ने विकास के विरोधाभास पर प्रहार किया है। समाज में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और यह बात कवि को बहुत आहत करती है। वह उनके शोषण को देखकर बहुत दुखी है और युगों से किसानों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। इससे कवि को बहुत पीड़ा होती है। इस कविता में कवि ने किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं को उजागर किया है। कवि ने बहुत ही व्यापक रूप से समाज में व्याप्त वर्ग अवस्था को दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार समाज आर्थिक स्तर पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में बटा हुआ है और जाति के आधार पर बटा हुआ है। वर्गीय चेतना अभी भी व्याप्त है और समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। अब वे आंखें कविता की व्याख्या। तो सबसे पहला जो पद है वह है अंधकार की गुहा सरीकी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन वह स्वाधीन, किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसके, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम से संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में किसानों के शोषण एवं शोषक का वर्णन किया गया है। अंधकार की गुहा सरीकी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, अर्थात उनमें दुख भरा हुआ है। इसमें कहा है कि स्वतंत्र भारत में भी किसानों की स्थिति दुखदायक एवं निराशाजनक है। यह देखकर कवि दुखी है। कवि कहता है कि किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान प्रतीत होती है और उन आंखों को देखकर मन में भय उत्पन्न होने लगता है और उन आंखों में दैन्य दुख का नीरव रोदन वह स्वाधीन किसान रहा और उन आंखों में दूर दूर तक घोर दुख और पीड़ा के आंसू दिखाई देते हैं।
अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार, कगार सदृश वह किसका। अब कवि आगे कह रहे हैं कि पहले वह स्वतंत्र था और उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था, परंतु आज वह अत्यंत दुखी है और इस दुख के समय में संसार ने उसे समस्याओं के मझधार में छोड़ दिया है और उससे किनारा कर लिया है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तुरंत तुरंत से अर्थात तिनके तिनके से आंखों ही में घूमा करता वह, उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुन अर्थात जो जमींदार के लठेर थे, उनके कारिंदव। अब कवि आगे कह रहा है कि इन पंक्तियों में किसान अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। पहले उसके पास उसके अपने खेत हुआ करते थे जो फसल से भरे लहलहाते रहते थे। यह दृश्य किसान की आंखों के आगे घूम रहा है। अब उसे उसकी खुद की जमीन से बेदखल कर दिया गया है। जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है और कभी उस जमीन पर और उसके तिनके तिनके से किसान का परिवार फलता फूलता था, उनका जीवन सुखी था। लेकिन अब जब जमींदारों ने उसको जमीन से बेदखल कर दिया है तो उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। और इस दुख के कारण किसान की आंखों के आगे वह दृश्य घूम जाता है जब उसके प्यारे बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से मार डाला था और जवानी में ही उसका बेटा दुनिया छोड़ गया। मतलब जब जमींदार उस किसान की जमीन छीन लेते हैं तो उस जमींदार उस किसान के साथ क्या क्या दुख होता है, क्या क्या उसके साथ समस्याएं आती हैं, इन सभी का वर्णन इस कविता में है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। अर्थात जो बैल थे उनकी जोड़ी भी बिक गई। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, उजरी उसकी गाय थी, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में किसानों के शोषण एवं शोषक का वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत में भी किसानों की स्थिति दुखदायक एवं निराशाजनक है, यह देखकर कवि दुखी है। इन पंक्तियों में किसान की मन की व्यथा का वर्णन किया गया है कि वह कर्ज में पूरी तरह डूब गया था। जब कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं बचे तब महाजन ने उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उसका घर खेत सब कुछ बिक गया। महाजन ने ब्याज का एक पैसा भी बकाया नहीं छोड़ा और उसके बैल के जोड़े को भी उससे छीन लिया गया और यह दृश्य उसकी आंखों में हर समय चुभता रहता था। और किसान के पास एक सफेद गाय थी जिसे वह प्यार से उजरी कहता था। उजरी उसके अलावा किसी को भी अपने पास दूध दूहने आने नहीं देती थी। कितना सुख था उन पुराने दिनों में। किसान वो सब याद करता है और उसकी दुख भरी आहें निकल जाती है और उसके सुख भरे दिन अब बीत चुके हैं और उसकी आंखों के आगे नाचते रहते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब इस कविता में किसानों के शोषण एवं शोषक का वर्णन किया है। स्वतंत्र भारत में भी किसानों की स्थिति दुखदायक एवं निराशाजनक थी, यह देखकर कवि दुखी है। और इन पंक्तियों में किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि दवा इलाज के अभाव में किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसे याद करके किसान की आंखें बार बार भर आती हैं। और पत्नी की मौत के बाद देखरेख के अभाव में 2 दिन बाद उसकी नवजात बेटी की भी मृत्यु हो गई। कि घर में अब वो कहता है कि जब मतलब दवा दारू का जो अभाव था, मतलब उस जमींदार ने उसकी जो जमीन छीन ली थी, उसके बाद में उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे और उसके बेटे को मार दिया गया था। और इसके बाद में उसकी पत्नी जो बीमार थी वह भी बिना दवा और इलाज के अभाव में मर चुकी थी। और उसके मरने के बाद जो मतलब देख रेख नहीं हो पाई, उसकी पत्नी ने जो एक नवजात बेटी को जन्म दिया था उसकी देख रेख नहीं हो पाई, तो उस अभाव में उसकी बेटी भी मर चुकी थी। अब घर में कौन था? वो और उसकी विधवा बहू। घर में बस एक उसकी विधवा बहू ही तो बची थी। बहू लक्ष्मी समान होती है, परंतु एक दिन कोतवाल ने उसे जबरन बुलवाया और यह कहकर बेइज्जती की कि इसके कारण इसके पति की जान चली गई।
वह यह अपमान सहन न सकी और कुएं में डूबकर मौत को गले लगा लिया। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम से संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। इस कविता में किसानों के शोषण एवं शोषक का वर्णन किया गया है। अब जब किसान के साथ मतलब वो जमींदार उसकी जमीन छीन लेता है तो उसके साथ जब इतना बुरा होता है, इतनी समस्याएं आती हैं कि उसकी जमीन छीनने के बाद उसका मतलब जो बेटा है जवान, उसको भी जमींदार के कारिंदे होते हैं जो लठेत हैं, वो उसे लाठी से पीट पीट कर मार डालते हैं और उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है वह भी मर जाती है बिना इलाज के, और इसी चक्कर में उसकी जो नवजात बेटी होती है 2 दिन की वह भी मर जाती है और उसके बाद में उसकी विधवा बहू और वही बचता है। लेकिन उस विधवा बहू का भी वो जमींदार अपमान करता है कोतवाल और कहता है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तो इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाती और फिर कुएं में डूबकर मर जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उस किसान को यूं लगता है कि मतलब हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वह सब बुरा ही बुरा है और मेरे साथ मतलब वह सोचता है कि मतलब बहू तो दूसरी भी आ जाती है, लेकिन जब मेरा बेटा ही नहीं है तो मैं बहू कहां से लाऊंगा। अब इन्हीं सब का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का विशेष दुख नहीं है, उसे लगता है कि पत्नी तो पैर की जूती है, एक गई तो दूसरी आ सकती है, परंतु अपने जवान बेटी की मौत का उसे बहुत दुख है। दुख से उसकी छाती फटती है, सीने पर सांप लौटते हैं और उसे असहनीय पीड़ा होती है। बीते दिनों की याद उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक ले आती है, किंतु अगले ही क्षण यथार्थ से जब उसका सामना होता है, अर्थात जब सच्चाई उसके सामने आती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी आंखों में एक शून्य में गड़ जाती है और तीखी नोक सी चुभती है, अर्थात उसके अंदर एक दर्द भरी टीस उठती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।